Today we have organization, structure and management of insurance companies. Like yesterday we had done organization, structure and management of banking companies, na? Like that we have for insurance also. See, I hope you know. See, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए ना, वो याद करने की जरूरत नहीं है कि कितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कितनी है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कितनी है. उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है. आपको क्या करना है, पहले इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस क्या होता है. सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. इंश्योरर इज द वन who sell the policy, ठीक है, who takes up the risk and sell the policy, मतलब जिसको हम कंपनी बोल सकते हैं. एंड इंश्योर्ड कौन होते हैं, who takes up the policy, who buys the policy. yes, ठीक है ना. तो जिसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है और वो पॉलिसी खरीदता है कंपनी से, उसे कहते हैं इंश्योर्ड. ठीक है ना. इस पॉलिसी में ये जो दो पार्टीज होते हैं, इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि जब रिस्क होगा तो आपको कंपनी आपको पैसा भर के देगी. दो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस. अब हमने ये भी देखा है कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखो दो टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं. इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, जैसे बैंकिंग कंपनी के ऊपर ऊपर कौन होता है, to look after its workings, to make the rules and regulations, to amend the rules and regulations. It has Banking Regulation Act 1949. We had studied in this chapter, no? Banking Regulation Act 1949. And its 9 provisions, important provisions, जो कल हमने cover किए. वैसे ही अपने पास एक इंश्योरेंस कंपनी का भी टू से दैट गॉडफादर होता है, जो उसको देखता है. ठीक है, उसके काम को देखेगा, कंपनीज के उसके वर्किंग्स को देखेगा. उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो देखेंगे. ठीक है, उसे कहते हैं IRDA. उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? IRDA का मतलब इंश्योरेंस Regulatory Development Authority. Insurance Regulatory Development Authority. Development. It is development. So Insurance Regulatory and Development Authority. So it looks after two things: regulatory, how to work, how to regulate the insurance company, what should be the rules and regulations. It looks that, and it also looks at the developmental part of the insurance company, so that the companies develop, so that the insurance sector develops. Okay, so it looks after two major areas. बोलने में टू मेजर एरियाज आता है, पर यही तो सब कुछ है. कैसे काम करते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे. कैसे काम कर रहे हैं मतलब रेगुलेशन, कैसे ऑपरेट कर रही है कंपनीज. ठीक है, उनके वर्किंग्स ठीक से हैं कि नहीं है. सो देयरफॉर इन दोनों चीजों में सब कुछ ही आ गया. तो IRDA, इसके लिए इसका नाम कैसे रखा गया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड Development Authority. Okay, so we have two things under IRDA. One is life insurance, another one is non-life. Life, what is life insurance? Life insurance वो पॉलिसीज बेचते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में, जो लोगों की लाइफ को बोलते हैं लाइफ को सिक्योर करना है, पर एक्चुअली वो डेथ को सिक्योर करते हैं. है ना, कि किसी की डेथ हो गई तो फैमिली सिक्योर हो जाए. ओके, और नॉन लाइफ में क्या होता है, not related to life of the person but related to the assets belonging to the person, like car, house. Okay, that way. In both we have public and private. और वो हमने जब हमने सेकेंड चैप्टर शुरू किया था ना, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी का इंट्रोडक्शन, तभी हमने कर लिया था कि कितनी लाइफ इंश्योरेंस में पब्लिक कंपनीज हैं और कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, और जनरल इंश्योरेंस में कितनी पब्लिक कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं. ये हमने ऑलरेडी कवर किया है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इंश्योरेंस कंपनी का, इट मस्ट कोइंसाइड विद द बिजनेस मोड ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स विच टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव, लाइफ और नॉन लाइफ. So accordingly, the structure
of the insurance company will be decided, because both will have different structure. Okay, structure of the insurers means the companies, the insurance companies. The structure of the insurers may differ on various parameters. अब structure अलग अलग भी हो सकता है, कौन से फैक्टर्स पे अलग अलग हो सकता है, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द कवरेज, कितना आप कवरेज देते हो लोगों को, कितने की पॉलिसीज दे सकते हैं, लोकेशन, आप जो एरिया में पॉलिसीज बेच रहे हैं वो एरिया कैसी है, मोर प्रोन टू डिजीजेस, लेस प्रोन टू डिजीजेस, more prone to danger, less prone to danger, more prone to natural disasters like earthquake, floods, drought, और लेस प्रोन टू डिजास्टर्स, है ना। तो आप कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर आप अपनी पॉलिसीज को दे रहे हैं, कस्टमर्स कौन सी लोकेशन पे रहते हैं, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं कि जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव लेवल ऑफ द अथॉरिटी, मीन्स आपकी कंपनी में लेवल ऑफ अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, अथॉरिटी मीन्स आप किसको, अथॉरिटी मीन्स आप सुपीरियर, मीन्स कितने सुपीरियर्स हैं आपकी कंपनी में। ठीक है, आप किसको रिपोर्ट करते हो उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, आपका स्ट्रक्चर छोटा होगा कि बड़ा होगा। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, लीगल रेस्ट्रिक्शंस आपकी कंपनी में ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो एक इंश्योरर के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। The specimen of the organization based on the personal and the geographical location given below. ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है। ये देखो कैसा है इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी में 3 अपेक्स पोजीशन पे 3 लोग होते हैं। पहला होता है लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेम लेवल पे काम करते हैं, और फिर होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करते हैं, बीओडी। नहीं बीओडी नहीं करेंगे, यहाँ पे शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है, बीओडी के साथ मिलकर वो काम करते हैं। बीओडी में से एक पार्टनर होगा, एक मेंबर होगा जिससे कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पे लाया जाएगा। ठीक है, अब बीओडी किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ जनरल मैनेजर, मतलब एक मैनेजर को अपॉइंट करेंगे जिसका नाम होगा चीफ जनरल मैनेजर, और फिर चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट करेगा अपने असिस्टेंट मैनेजर को, उसे कहते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब असिस्टेंट जनरल मैनेजर के नीचे ये सारे लोग काम करते हैं, पर्सनल, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, लाइफ, जनरल, मतलब लाइफ का डिपार्टमेंट अलग होगा और जनरल का डिपार्टमेंट अलग होगा। एक ही कंपनी में दोनों आप नहीं कर सकते, दोनों पॉलिसीज को डील नहीं कर सकते, लाइफ एंड जनरल। अच्छा, ओवरसीज, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में भी अगर बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी तो अलग से डिपार्टमेंट ओपन करना पड़ेगा ना, तो ओवरसीज का डिपार्टमेंट अलग, फिर मैनेजमेंट सर्विसेज का डिपार्टमेंट अलग, कि आप लोगों को सर्विसेज कैसे दे रहे हैं उसको मैनेज करने का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत एमसीक्यूज के फॉर्म में अभी भी, वैसे तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, बट इस बार ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स का, इसका मतलब क्या है, इसकी ये हेडिंग की मीनिंग क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात चल रही है, जनरल नहीं। ओके, लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो स्कीम्स पॉलिसीज होती हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट, उन्हें बेचने के लिए सिस्टम क्या है, मतलब कौन लोग इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स वेरियस intermediaries between insurer and the insured, between company and the client। ठीक है, अब सीधा कंपनी क्लाइंट को कैसे बेचेगी प्रोडक्ट, तो इसीलिए बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं।
मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटरमीडियरीज का मतलब एजेंट्स, ब्रोकर्स, है ना, जिसको हम एजेंट्स और ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं ना, उसे कहते हैं इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है पूरा अवेलेबल इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल एजेंट। मतलब उनके पास कोई एक एक इंडिविजुअल एजेंट नहीं होता है, उनके पास तो पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। उसमें सारे के सारे लोग हैं ना, एजेंट्स ही होते हैं, मतलब एक एजेंट से काम नहीं चलेगा आपका। सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट इंडिविजुअल चैनल्स। अब आपके पास है ना अलग अलग लोग होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी पॉलिसीज को बेचते हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंचाते हैं। सो पहला कौन होता है? पहला चैनल क्या होता है? एजेंट। अब ये एजेंट्स कौन होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एजेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले से ही आप देखोगे ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट कंपनी है, LIC जिसे हम शॉर्ट में बुलाते हैं, तो ऐसी कंपनी के पास है ना, कंपनी सीधा लोगों को अप्रोच नहीं करती है, या लोग सीधा कंपनी के पास जाकर नहीं खरीदते हैं पॉलिसी, एजेंट के थ्रू पॉलिसीज को खरीदते हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एजेंसी डील करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। अब दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, जनरल, ठीक है, एक वाइल, ये क्या कहते हैं, कैरियर। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, जनरल एजेंट्स वर्क फॉर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज एट द सेम टाइम। अभी नाम से ही तो पता चल रहा है, जनरल मतलब वो ना एक एजेंट होगा और अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। मैं कोटक महिंद्रा के लिए भी काम कर रही हूँ, और मैंने बजाज लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी काम लिया हुआ है, और मैं LIC के लिए भी काम करती हूँ। ठीक है, मतलब जनरल एजेंट क्या होते हैं, दो तीन कंपनीज के साथ एट अ टाइम काम करते हैं। अच्छा, अब दूसरा, बिरला सन लाइफ के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। वाइल्ड कैरियर एजेंट्स कौन होते हैं? वर्क फॉर ओनली वन कंपनी, वन इंश्योरर। जैसे मैं LIC का एजेंट हूँ तो सिर्फ LIC के लिए ही कर सकती हूँ। सो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी कैन बी आस्क्ड इन MCQs. Agents can be of two types, no? So general and wild, both of them or none of them. So you have to select both of them, right? Both of general and wild. Okay. So life insurance agency is an interesting social and profitable career. Scope is unlimited. क्योंकि इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना, एजेंट के ऊपर तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो गया ये, तो इसकी कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं होती है, बिजनेस करने का कोई लिमिट भी नहीं होता कि इतना ही बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एजेंट को तो कमीशन मिलती जाएगी। कैसे मिलती जाएगी? बेस्ड ऑन द प्रीमियम। जितना अच्छा प्रीमियम वाला कस्टमर ले आएंगे उतना अच्छा कमीशन मिलेगा, राइट। अच्छा, ब्रोकर्स कौन होते हैं फिर? अगर ये एजेंट होते हैं तो ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर इज ऑल्सो एन एजेंट बट विथ लिमिटेड अथॉरिटी। एजेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती है। ब्रोकर के ऊपर लिमिटेड अथॉरिटी होती है टू फाइंड आउट द इंश्योरर विलिंग टू गिव द पॉलिसी, टू ट्रांसफर द पॉलिसी होल्डर्स रिस्क। उसके ऊपर अथॉरिटी की एक लिमिट होती है। टू फाइंड आउट द कंपनी, इंश्योरर हु विल बी विलिंग टू गिव द पॉलिसी, मतलब वो कंपनी आपको पॉलिसी देनी चाहिए ना, आप ब्रोकर हो तो कंपनी आपको पॉलिसी पहले देगी, उसके बाद आप पॉलिसी होल्डर को ढूंढेंगे कि कौन सा पॉलिसी होल्डर इसके लिए सूटेबल है। तो ये लिमिटेड हो गया कि कंपनी देगी तब जाके आप बेच सकते हैं। ओवर 90% ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन US इज कंडक्टेड बाय द ब्रोकर्स। लेकिन इंडिया में ब्रोकर्स नहीं, इंडिया में ज्यादातर एजेंट्स का चलता है, ठीक है। US में ज्यादातर ब्रोकर्स का होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट एजेंट्स कौन होते हैं? अब थर्ड होता है कॉर्पोरेट एजेंट्स। तो ये कॉर्पोरेट एजेंट्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेट एजेंट्स मतलब कंपनीज कैन आल्सो एक्ट एन एजेंट। अब एक इंडिविजुअल पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, उसको बोलते हैं एजेंट, फर्स्ट पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कॉर्पोरेट एजेंट, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी की कंपनी एजेंट है, पूरी कंपनी कैन बिकम एन एजेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट एजेंट। उसके उसके पावर सेम जो एजेंट के मैंने बताया ना, सेम। अब पूरी की पूरी कंपनी है जो कौन है? लाइफ इंश्योरेंस की एजेंट है।
मतलब कंपनी का काम क्या है, कस्टमर्स को ढूंढ कर आना और पॉलिसी बेचना, ठीक है। और पूरी कंपनी किस पे चलती है, कमीशन पे चलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा और न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं बैंक अश्योरेंस। क्या कहते हैं, रिपीट करो, बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस। वेरी गुड। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको दो नाम दिख रहे हैं इसमें, दो नाम जब मैं बोल रही हूँ, when I am repeating this word, तो बैंक अश्योरेंस, इसमें दो वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं। कितने वर्ड सुनाई दे रहे हैं, कोई बताएगा कौन से दो? बैंक और इंश्योरेंस। बैंक वेरी एंड गुड, बैंक और वेरी गुड। इंश्योरेंस। बैंक एंड इंश्योरेंस। अब ये ना, ये हाल ही में न्यू कॉन्सेप्ट आया है, पहले ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं होता था, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है। अब इसमें है क्या, पहले समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। अब इंश्योरेंस कंपनीज है ना, पहले ज्यादा फेमस नहीं होती थी, ये तो इंश्योरेंस कंपनी अभी अभी फेमस हुई है, कुछ कुछ 20-30 साल से। पहले इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ज्यादा फेमस नहीं थी, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं था इंडिया में, स्पेशली कोई भी इंडिया में इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं था। उन्हें लगता था इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने से क्या फायदा, इससे अच्छा बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा, कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। मतलब पॉपुलर नहीं था इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ज्यादातर लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उन्होंने बैंक्स के पास जाना शुरू किया और कहा बैंक्स के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बैंक के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना, तो क्यों ना बैंक्स को हम अप्रोच करें। सपोज मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ और आप बैंक कंपनी हो, मैं इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी के पास जा रही है और कह रही है आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो क्यों ना मैं आपकी बैंकिंग कंपनी के जो आपके कस्टमर्स है ना, उनके पास यहाँ पर ही बैठकर, बैंकिंग के कंपनी के अंदर ही बैठकर, बैंक के अंदर ही क्यों ना मैं अपना एक एजेंट भेजूं और वो आपके जो आने जाने वाले कस्टमर्स है ना, जो पैसा विड्रॉ करने आते हैं, डिपॉजिट करने आते हैं, क्यों ना मैं आपके कस्टमर्स को वहीं पर ही बैंक में ही उनको थोड़ा मोटिवेट करूं कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदिए, ये उसमें प्रॉफिट है, क्योंकि आप इस बैंक के कस्टमर हैं तो हम आपको इतना अच्छा स्कीम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो यस इस मैम। तो बैंक अभी फ्री में थोड़ी ना काम करने देगी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स को अपने ही बैंक में बैठकर, उसके लिए बैंक चार्ज करती कमीशन, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। आ रही है बात समझ में? मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने एक नया चैनल ढूंढ के निकाला जहां से हम बैंकिंग, सॉरी, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकाला। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब लोगों तक अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन नया एक चैनल निकाला इंश्योरेंस कंपनीज ने, वो है बैंक्स। तो बैंक्स के ही कस्टमर्स को आप मोटिवेट करके अपना कस्टमर बनाएंगे। देखो उससे बैंक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात समझ आ रही है आपको, उससे बैंक को थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। बैंकिंग वाला कस्टमर छोड़कर थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। एक बैंक दूसरी बैंक को नहीं बिजनेस दे रही है, एक बैंक इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस दे रही है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो उससे बैंक का कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट प्रॉफिट ही होगा। कैसे? क्योंकि बैंकिंग कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी को अपने कस्टमर्स शेयर कर रही है, उनको समझा रही है कि आप इंश्योरेंस का पॉलिसीज खरीदो, तो इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ेगा। इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ेगा तो बैंकिंग कंपनीज जिसने ये काम करने में हेल्प किया था, मार्केटिंग करने में हेल्प किया था, सेल करने में हेल्प किया था, ठीक है, तो उन्हें तो कमीशन मिलेगी ना। वो तो वो तो कौन बन गया, बैंक्स कौन बन जाएगी, कॉर्पोरेट एजेंट्स। बैंक्स आपके लिए कौन बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एजेंट्स बन जाएंगे। एज गुड एज, देखो वही लिखा हुआ है, बैंक इंश्योरेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बाय द बैंक्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट्स थ्रू देयर ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब ये बैंक्स काम कर लेंगे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बेचने का, जबकि बैंक का कोई कुछ नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बेचो, पर बैंक्स फिर भी करते हैं कॉर्पोरेट एजेंट बनकर।
उसके लिए IRDA से प्रायर अप्रूवल लगता है, ठीक है, कि आप एज अ बैंक आप कॉर्पोरेट एजेंट बनकर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को आप बेचेंगे। इसके लिए प्रायर अप्रूवल लगता है, परमिशन लगता है IRDA से। हाँ, सिर्फ IRDA से नहीं लगेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी लगेगा, ठीक है। मतलब आपको सेंट्रल बैंक से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं बैंक एश्योरेंस का बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, बैंक को परमिशन लेनी पड़ती है। सो इट हेल्प द बैंक्स to build synergies between insurance banks and bank branch network between to sell the insurance product through banking channels because you have a ready customer and ready customers को जो financial services हैं वो आप banking branch में ही बैठकर वहीं पर ही बैठकर आप अपनी साइनर्जीज को बढ़ाते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं इंश्योरेंस के बिजनेस को बेचकर, मतलब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेचकर, ठीक है। अब समझ आया बैंक एश्योरेंस क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। तो उसके बाद आता है हमारा कितनी कंपनीज हैं इंडिया में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कितनी हैं जो बैंक एश्योरेंस का काम करती है? देखो LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, ये MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। हाउ मेनी which of these are bank assurance companies amongst life insurance companies? तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना, तो ये याद होना चाहिए कौन सी कंपनीज हैं जो बैंक एश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है बैंक एश्योरेंस के? ये बैंकिंग के कस्टमर्स को एनकरेज करता है कि आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज खरीदिए, बैंकिंग के नेटवर्क को बढ़ाएगा, बैंकिंग नेटवर्क बढ़ेगा ना, विल हेल्प टू रीच अनअवेयर पीपल, जिनको पता भी नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एक पॉलिसी बेची जाती है, जिनको पता ही नहीं है। तो बैंक तो आना जाना करते हैं ना, बैंक तो पता है ना उनको, तो वो बैंक आएंगे तो खुद ब खुद उनको पता लगने लगेगा, जानकारी आ जाएगी इंश्योरेंस की पॉलिसीज की, ये भी एक बेनिफिट है। थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड बेटर प्रीमियम रेट्स एंड बेटर सर्विसेज टू पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ रहा है इसीलिए उनको प्रीमियम के रेट्स की जानकारी अच्छे से मिलेगी, सर्विसेज कितनी कौन सी कंपनी की बेटर सर्विसेज हैं उसकी जानकारी अच्छे से मिलेगी, है ना। इट ऑफर्स अनदर एरिया ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बैंक्स। बहुत बढ़िया, ये तो बैंक के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना कि आप इंश्योरेंस कंपनी को मदद कर रहे हैं एजेंट बनकर कि हम आपकी पॉलिसीज को बेचने में मदद करेंगे, तो ये तो एक अच्छा एक और एरिया ओपन हो गया आपके लिए प्रॉफिट्स अर्न करने का। नेक्स्ट, इट कैन प्रोवाइड कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, मतलब आप कस्टमर को एक ही रूफ के अंडर में, अंडर वन रूफ, एक ही रूफ में आप बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज भी दे रहे हैं, कितनी सारी सर्विसेज बैंक को कस्टमर्स को एक ही रूफ के अंडर में मिल जाएगी। कस्टमर को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, बैंक अलग जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी अलग जाना पड़ेगा, नहीं। बैंक एश्योरेंस का फायदा ये कि बैंक में ही आपको बैंकिंग सर्विसेज भी मिलेंगी और इंश्योरेंस सर्विसेज भी मिलेंगी, है ना, कितना बढ़िया है, फायदा है कस्टमर्स के लिए भी, बैंक्स के लिए भी। बैंक एम्स टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ नॉन इंटरेस्ट फ्री इनकम, जो नॉन इंटरेस्ट फ्री वाली इनकम्स होती है ना उसका परसेंटेज भी बढ़ाने का बैंक को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स बैंकर टू डाइवर्सिफाई एंड ग्रो रेवेन्यू बेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं, रिलेशनशिप उनके साथ बना हुआ है, उन्हीं के साथ आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, सेम कस्टमर्स के साथ आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब बैंक की एक्टिविटीज तो आप कर ही रहे हो, अब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को भी बेचना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू मतलब इनकम। ये एक और बेनिफिट है बैंक के लिए, देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। बैंक्स कैन यूज देयर लार्ज बेस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब कस्टमर्स बैंक के पास 1 2 3 4 नहीं होते हैं,
लाखों कस्टमर्स होते हैं बैंक के पास। तो जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मतलब एक साथ देखो, नई कंपनी है, सपोज न्यू कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी न्यू है, अगर उसने आपकी बैंक को अप्रोच किया कि आप बैंक एश्योरेंस ले लो, तो आप अगर एजेंट बन जाएंगे बैंक, आप न्यू कंपनी को एक ही टाइम पे, न्यू कंपनी है जबकि वो, एक ही टाइम पे उसको लाखों कस्टमर्स मिल जाएंगे ना, क्योंकि बैंक के पास तो लाखों कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक एडवांटेज है। इट इज वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द प्रीमाइसिस। एक ही प्रीमाइसिस में बैठकर, उसी बैंक के अंदर बैठकर आपको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाएगा। मतलब अलग कोई ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही उसी प्रीमाइसिस में बैठना है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो जो आप खर्चा कर रहे हैं प्रीमाइसिस के ऊपर, जो मशीनरीज ऑलरेडी, कंप्यूटर्स ऑलरेडी खरीद कर रखे हैं, और जो वर्कमैन है, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसी के अंदर रहते हुए आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने का प्रीमाइसिस है। मतलब आपके पास ऑलरेडी वो जगह बनी हुई है, सिर्फ सिर्फ वही बैंकिंग जो कस्टमर, ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो ही कॉर्पोरेट एजेंट बनकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, अलग से कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और कोई ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से एजेंट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, खर्चा कम होता है इससे। इट हेल्प टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। रिस्क ऑफ कोर्स, इन जहां इंश्योरेंस वर्ड आ गया वहां पे रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई मतलब स्प्रेड हो गया, एक किसी पर्सन को रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, बैंक के लिए भी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, कैसे? क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ गई ना, अब वो कमीशन भी तो अर्न करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो उनके उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, मतलब रिस्क कम, एक्सपेंसेस कम, नुकसान कम। समझ में आया? ये हमने पढ़ा बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस होता क्या है, ठीक है, कौन सी कंपनीज हैं जो बैंक अश्योरेंस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और एडवांटेजेस क्या क्या हैं बैंक अश्योरेंस के। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सिर्फ रीड करने के लिए कि आज तक इंश्योरेंस कंपनी कितनी डेवलप हुई है, ठीक है, वो सिर्फ रीड करने के लिए है, दैट इज जस्ट टू रीड आउट। वो ईयर्स और फिगर्स के साथ होता है ना, तो ये कभी भी आप देखो, बहुत सारे ईयर्स होते हैं इसमें, तो आप उतना अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। इट इज जस्ट टू रीड कि कितना आज तक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। ओके, ये पूरा डेवलपमेंट के बारे में ही बताया, कितने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स थे, अब कितने हो गए हैं, ठीक है। सो इन ऑल अब टोटल रजिस्टर्ड इंश्योरेंस फर्म्स कितने हैं, एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट बैंक अश्योरेंस, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, बाकी तो सब देखो इजी था। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा एजेंट, ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट एंड बैंक अश्योरेंस। तो बाकी सब तो आपको इजी लगा होगा ऑफ कोर्स, बट मेक श्योर आपको बैंक अश्योरेंस भी इजी लगा है। कुछ डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कीजिए। डू यू हैव एनी डाउट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am.